श्रद्धेय आदरणीय त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है और मैं बड़ी विनम्रता से उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपने विचार हम सबको प्रदान करें। मंच पे आसीन सभी विद्वजन और यहाँ पे परिसर में मौजूद सभी सम्मानित नागरिकगण, पहले तो मैं इस बात का खेद प्रकट करूंगा कि मुझे एक और कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा देर हो गई। दूर कल्याणपुर के आगे एक जगह जाना था तो वहाँ गाड़ी का इसलिए मुझे विलम्ब हो गया, क्योंकि मैंने पूछ किया था कि मैं अगर 3:30 पौने 4 तक पहुँचूँ तो मुझे बताया गया कि आप आइए। इन बातों के बैकग्राउंड देने के बाद आज के विषय पे मैं आता हूँ, वर्तमान कूटनीति और अपेक्षाएं। कूटनीति एक उसका अंग्रेजी में भावार्थ तो डिप्लोमेसी होगा, और जब कूटनीति की बात होती है तो ज़्यादातर हम विदेश नीति के बारे में सोचते रखते हैं, मगर कूटनीति अभी जैसे हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे, कूटनीति दोनों ही क्षेत्रों में है। और अक्सर ये भी बात सही है कि अक्सर कूटनीति को एक निगेटिव सेंस में लिया जाता है कि जैसे कि कोई धर्मांतरण की स्थितियाँ पैदा करनी हो, जो हम चाहते हैं उसके सिवा हम दिखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये कूटनीति के दो आयाम हैं, एक विदेशों के लिए और एक देश के अंदर। अब वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, समाज में भी और परिवार में भी हम देखते हैं संयुक्त परिवार होते हैं, उनमें भी बहुत से कूटनीतिक बातें चलती थी। मगर अभी मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि संभव है काफ़ी लोग बोल चुके हैं, काफ़ी समय से कार्यक्रम चल रहा है और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी यहाँ पे आ सका। मैं पहले भी इनके कार्यक्रमों में दीक्षित जी में आ चुका हूँ, तो बातें संक्षेप में कह के समाप्त करूँगा। सर्वप्रथम मैं देश के अंदर की कूटनीति के बारे में बात करूँगा, फिर विदेश। और कहने को बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मगर हमें ये समझना चाहिए कि हमने प्रजातांत्रिक गणराज्य इस देश के लोगों ने इस व्यवस्था को अपनाया। यहाँ कोई मोनार्की नहीं है, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं पाई और न हो कभी भी। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कूटनीति का उपयोग करते समय ये जरूर जो कोई भी सत्ता में बैठे हैं और जो विपक्ष में बैठे, दोनों को सत्ता वालों का ज्यादा जिम्मेदारी होती है, विपक्ष का काम ही विपक्ष की बातें, जो चीज सत्ता के जो मौलिक उनके जो मूल्य हैं सत्ता पक्ष के, उसके सिवा वो जो चीज रह जाती है उसको भराव करता है विपक्ष। इसकी जिम्मेदारी दोनों की है, सत्ता की ज्यादा, विपक्ष की भी है जिम्मेदारी। हम क्या देखते हैं कि प्रजातंत्र का मतलब क्या है कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था, और उसमें विशिष्ट बातों में मैं सीधे सीधे आ जाता हूँ। पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, इस देश के लोगों ने मोदी जी को ससम्मान पूरी मेजॉरिटी देके, जितनी शायद उनको भी उम्मीद नहीं थी, बैठा था। मगर पहला काम क्या किया उन्होंने कि जो प्रमुख विपक्षी दल था कांग्रेस, जो बहुत दिन तक सत्ता में भी रहा है, जिसको उन्होंने निरंतर अपमानित करने की कोशिश की कि 60 साल बनाम 60 महीने वगैरह वगैरह। ये बात प्रजातंत्र को शोभा नहीं देती। प्रजातंत्र में सभी को लेकर चलने की भावना होनी चाहिए। आप कोई एमएलए, कोई एमपी और कोई भी
30%, 40% वोट होते हैं, किसी किसी को 50-60 भी मिल सकते हैं, मगर ज्यादातर इसी मापदंड में लोग होते हैं। इसका मतलब 60% लोगों की भावनाओं को आप इग्नोर नहीं कर सकते। मोदी जी ने पहला काम क्या किया कि सत्ता पक्ष में रहते हुए उनके सारे जितने भी मंत्रीगण और नेतागण थे, उन्होंने कहना चालू किया, कभी कांग्रेस कुछ बात कहती थी तो 44 हो तुम क्या बात करते हो, तुम्हें तो पब्लिक ने गलियारे में बैठा दिया। नेता विपक्षी दल का मैं समझता हूँ कि सबसे पहली कूटनीतिक भूल जो वर्तमान शासन में हुई वो ये थी कि 44 हों या 4 भी। देवर जी यहाँ बैठे ये जानते हैं कि जब महापालिका में मैं था, आप नेता विरोधी दल थे, हम लोगों ने अभियान चलाया था अतिक्रमण हटाने का, तो मेरे सुझाव पे एक सर्वदलीय अभियान समिति बनी, जिस पार्टी में केवल एक सभासद था वो भी रखा गया। इनके 40 थे, उनके 2 थे। सबको लेके चलने की बात, इसलिए वो अभियान सर्व जन भागीदारी के आधार पे काफी सफल हुआ। ऐसे ही जब 44 सीटें अगर आई थी तो भी उनको नेता विपक्षी दल दे देते, तो ये जो रोजमर्रा लोकसभा की कार्यवाही में ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई, मैं समझता हूँ कि ये जो कंफ्रंटेशनिस्ट अप्रोच थी, ये व्यंग्यात्मक जो अप्रोच थी, वो कूटनीति का सही नमूना नहीं। तो बातें कहने को प्रायोरिटी ये नहीं थी कि गवर्नरों के 2 महीने 3 महीने रह गए, उन्हीं को उनको सबको आप हटाएं और मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश में भेजते हैं जो डिजाइन नहीं कर रहे हैं। एक उपहास की जैसी स्थिति बन गई। गवर्नर का कितना हो जाता है, 4 महीने बाद रिटायर हो जाता। तो एक शालीनता के साथ पक्ष और विपक्ष, और मैंने जैसे कहा कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस शासन में रही तो उसने बहुत सारी कूटनीतिक भूलें नहीं की, मगर उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें दोहराया जाए। ये चीजें जो प्रजातंत्र के मौलिक मूल्यों का तकाजा है, सबको साथ लेके चलना, और इसी में सब सारी तरीके की इंटरनल कूटनीति निहित होगी। जब हम ये मान लेंगे कि आज हम सत्ता में हैं तो हम जो चाहेंगे वो करेंगे। एक और चीज थी, आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, तमाम इकोनॉमिस्ट कहने लगे प्रधानमंत्री जी जो मनरेगा का कार्यक्रम था ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी देने का, ठीक है, उसमें बहुत सारा दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग को ठीक कीजिए, व्यवस्थाएं बनाइए कि जिससे वो दुरुपयोग ना हो, मगर उस कार्यक्रम में कुछ भी खूबी नहीं थी, ये गलत बात। उन्होंने, उनका माइंडसेट ये था कि मैं माइंडसेट की बात कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा यूपीए सरकार का बहुत बड़ा ये उनकी पराजय का एक स्मारक है। ये आज उसी मनरेगा को आपको अडॉप्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की डिमांड कम हो रही है। जब डिमांड कम होगी तो पूरी इकॉनमी में फर्क पड़ता है। तो ये कन्फ्रंटेशनिस्ट कूटनीति प्रजातंत्र नहीं चल सकती, ये पॉइंट में इन 2 उदाहरणों से कह रहे। सबको लेके चलने की बहुत आवश्यकता है, चाहे वो धर्म हो, संप्रदाय हो, जाति हो। और जब तक, जैसे उदाहरण के तौर पे, जब तक बसपा केवल एक जाति समूह की ही बात करती रही, तब तक वो स्वच्छ भारत सर्किट से उत्तर प्रदेश में आगे नहीं बढ़ सके। जब उन्होंने
सर्जन की बात करना चालू की तो वो एक बार फुल मेजॉरिटी से भी पहुंचे और हार गए, वो अलग बात है, 5 साल तो उन्होंने किया। सिमिलरली समाजवादी पार्टी ने जब ये दिखाया कि हम केवल एक जाति और एक की नहीं, हम सभी को लेके चलते हैं, तो इस देश की जनता ने इस प्रदेश में उनको भी सत्ता में पहुंचाया फुल मेजॉरिटी के साथ। तो जनता बदलाव चाहती है, प्रजातंत्र का नियम है। अगर अच्छा कार्य करेगा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, बराबर निरंतर बराबर जीतते आ रहे हैं। क्यों? तो मैं मध्य प्रदेश जाता रहता हूँ, मेरे दमाद वहाँ पे हैं, लड़की है, तो मैं देखता हूँ कि बहुत ही सरल स्वभाव के लोगों के मिलने जुलने वाले। भोपाल में तो शायद वो महीने में 4 दिन बैठते हो, हर जिले का 2 महीने में एक बार जरूर करते हैं, हर संप्रदाय से मिलते हैं, हर वहां से मतलब भाजपा की सरकार होती वहां पर अल्पसंख्यकों के भी वोट बहुत तादाद में मिलते रहे, क्योंकि शिवराज सिंह ने ये अडॉप्ट किया लोगों को, सबको ये एहसास दिलाने का कि सरकार केवल भाजपाइयों की नहीं है, ये सरकार सबकी है। भाजपा मात्र एक तो अच्छे लोग हैं, अच्छे जो काम करते हैं तो जनता उनको बार बार रिपीट करती है, ये उनकी कूटनीति। मैं सबको लेके चलूंगा, वरना शिवराज सिंह को 15-20 साल पहले मध्य प्रदेश में भी कोई बहुत महत्वपूर्ण नेता नहीं मानता, तो उनसे बड़े बड़े नेता थे, मगर वो आए एक स्टॉप गैप के रूप में। उमा भारती जी के जाने के बाद बाबूलाल गौर आए, उनको भी बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे, फिर वो नहीं चला पाए, ये आए, उन्होंने चला दिया, विकास परक है। ऐसे ही ये चीजें जो हैं, तमाम उदाहरण प्रदेश और देश में दिए जा सकते हैं। तो कुल मिला के देश के अंदर कूटनीति का जो स्वरूप दिखना चाहिए प्रजातंत्र में, वो सबको लेकर चलने वाला होना चाहिए। कम से कम शासक को यही शोभा देता है कि वो एहसास दिलाए कि शासन सबका है, उसका नहीं है केवल जिसने उसको वोट किया। दूसरी बात, अब मैं विदेश नीति पे आता हूँ। विदेश नीति में वही एक नेगेटिव फैक्टर जो कुछ पहले पूर्ववर्ती सरकारें खासतौर पे कांग्रेस करती रही, उससे हम पलट के दिखाएंगे। नतीजा क्या हुआ? अब जब कांग्रेस शासन में थी तो कुछ भी होता था, ये बिरयानी खिला रहे हैं, वो कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। आते ही आपने कांग्रेस से भी ज्यादा बहुत समझौतावादी रूप अपनाना चालू कर दिया। लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे अपेक्षा की बात, लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अब क्या हुआ। अगर कश्मीर में वो उपद्रव मचाते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, तो कम से कम भाजपा से तो ये अपेक्षा थी कि अगर कांग्रेस बड़े मतलब यानी अपने अल्पसंख्यक वोट के संरक्षण है बहुत एग्रेसिव स्टेप नहीं उठाती थी, ये तो उठाएंगे। एग्रेसिव का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की चढ़ाई करते हैं, अगर वो हमारे यहाँ उपद्रव मचाते हैं तो हम बलूचिस्तान, पख्तूनिस्तान, GSM ये आंदोलनों के ऊपर भी तो हम भी तो कुछ कर सकते हैं, काउंटर टेररिज्म, क्योंकि शटम शाप के समाचार कमाया खा गया। बदमाश से बहुत मित्रभाव आचरण करते रहे, इससे कभी फायदा नहीं होने वाला। बदमाश को वही लैंग्वेज पसंद है, वही उसकी समझ में आती है जो आपको उससे ज्यादा कूटनीति के होना पड़ेगा। मगर अगर वर्ल्ड लीडर का बनने का सभी को होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। नोबेल पीस प्राइज प्राप्त करने का ही अगर संकल्प किसी ने ले लिया हो तो फिर वो चीज ठीक नहीं। उससे देश की कूटनीति, पाकिस्तान के संदर्भ में हमारी कूटनीति फेल हो गई, जो अभी प्रेजेंट सरकार चला रही। पहले वालों ने बड़ा अच्छा किया, उन्हें नहीं कहता, मगर
पहले ने बहुत अच्छा नहीं किया तो हम भी नहीं अच्छा करेंगे, बल्कि और भी खराब करेंगे। तो ये जरा चीन के संदर्भ में जिस समय अहमदाबाद में चीन के राष्ट्रपति को आप झूला झुला रहे थे, उस समय चीन की सेनाएं घुस रही। ये कौन सी कूटनीति थी? आप अमेरिका में जो चीज एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पेरिस में जो कॉन्फ्रेंस हुई, अमेरिका इतने बड़ा अमेरिका हो गया क्योंकि वहां पे मेडिसन स्क्वायर गार्डन में बड़ी बड़ी सम्मेलन किए। आपकी लोकप्रियता का सबूत है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं स्वयं सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रति मैं बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखता था, क्योंकि गुजरात में बहुत अच्छा था। मैं गुजरात में गया था उस समय जबकि नरेंद्र मोदी जी का बहुत सारे लोग, भाजपा के सिवा बहुत सारे लोग लगातार विरोध करते थे। मैं उन सबके बीच में कहता था कि नहीं, ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए जो काम करता है। मैं उन्होंने निराश किया। वो अत्यंत अवसरवादी साबित हो रहे हैं। भूल जाते हैं कि देश के हित क्या है। एनवायरमेंटल इश्यूज पे जो कॉन्फ्रेंस हुई, जो भारत का स्टैंड पिछले 25-30 साल से लगातार था। मैं इसको इसलिए भी जानता हूँ कि जब से ये कॉन्फ्रेंस हुई, मेरा एक बैचमेट मित्र अनिल अग्रवाल, जिसे पद्म भूषण तक मिला, यही कानपुर का था, उसने कहा था कि ये बड़ी भारी षड्यंत्र चल रहा है। कहते हैं कि चाहे चीन और भारत सबसे ज्यादा पोल्यूटिंग कंट्रीज हैं, इनके, और क्यों? क्योंकि मतलब अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का एमिशन माना जाए तो ये देशों से हो रहा है ज्यादा। और सन 80 के आसपास की कॉन्फ्रेंस में इसी तरीके की पेरिस जैसी ये प्रस्ताव आया था कि यहाँ की धान की खेती पे बड़ा नियंत्रण किया जाए, क्योंकि उसमें बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये लड़का था जिसने वहां पे इस चीज का विरोध किया। ये ऑब्जर्वर बन के गया था, क्योंकि उनको दिखाना है कि बहुत सारे लोगों के, विद्वानों के, इंटेलेक्चुअल्स के विचार भी लेते हैं। तो इसने कहा कि भाई आप पर कैपिटा एमिशन की बात कीजिए, ये सारा एनवायरनमेंट की बात जो करते हैं हम अपने लोग के लिए तो करते हैं। अगर आप कहोगे कि हिंदुस्तान में मान लीजिए 100 करोड़ की आबादी है, तो मैं कम थी, और 100 करोड़ टन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप 1 टन पर पर्सन हुआ। और अमेरिका में अगर 20 करोड़ की आबादी है और वहां 50 करोड़ का है, 2.5 टन का होगा। पर कैपिटा एमिशन को घटाइए, हर देश का कर्तव्य होता है। ये स्टैंड हालांकि उसने एक नॉन ऑफिशियल के तरीके से लिया था, एक साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट के तरीके से लिया था, ये भारत सरकार की और पिछले बीच में गवर्नमेंट यहाँ तक कि अटल जी की सरकार रही और सरकारें नहीं, ये स्टैंड नहीं बना। आप गए, मान गए, उन्हीं की बात मान गए। आजकल आप जो नेट से इंटरनेट के बारे में कह रहे हैं, मार्क जुकरबर्ग ने बड़ा स्वागत किया। करना क्या चाहता है? नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर, जिसमें सारे देशों में, मतलब अब अगर उनकी चल गई तो आपने देखा होगा कि मार्क जुकरबर्ग के तमाम फुल पेज एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं फेसबुक की तरफ। तो नेट, इंटरनेट पे कब्जा और उन्नोद का हो जाएगा। जो फ्री है ये उस तरीके से है जैसे कि कोई सूरज की किरणों को और आसमान में व्याप्त ऑक्सीजन के ऊपर कंट्रोल करना चाहे। ये सबके लिए, इसमें कहीं देश काल की बाउंड्रीज नहीं है। हर एक को हवा में सांस लेने का अधिकार है, हर एक को धूप मिलने का अधिकार है, जैसे बारिश होती है उसका अधिकार। मगर बिना समझे बूझे
ये कि जो चीज पहले से स्टेट चले आ रहे हैं उनको हम मदद देंगे और हम महान साबित हो जाएंगे, ताली पिट जाएगी। एक कूटनीतिक विफलता है अमेरिका के इशारे के पास। समझता हूँ कि शायद वो समझ भी नहीं पा रहे कि क्या गलतियां हो रही हैं। पड़ोसी देखें, नेपाल में संबंध अच्छे होने चाहिए, पहले से ज्यादा अच्छे होने चाहिए। वहां भूकंप आया, बहुत सहायता की, बड़ी त्वरित गति से सहायता की, मगर उसका ढिढोरा पीटा। नेपालियों के आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची। आज नेपाल से हमारे रिश्ते बेहद खराब। बांग्लादेश से कोई सुधार नहीं। वहां पे हम एक हसीना के साथ मिलकर हमने जो गंगा वाटर के बारे में थी वो जो कॉरिडोर्स थे, जो छोटे छोटे एनजीओस थे, अच्छे काम किए, जैसे कि फांसी जैसी गड़ी हुई। मगर इसके बावजूद वहाँ पे जो अतिवादी लोग हैं होते जा रहे हैं, ये हमारी विफलता है। हमने आतंकवादियों को मेघालय वगैरह में बर्मा में घुस के वहाँ से हमने हमारी फोर्सेस से जाके और वहाँ से अटैक करके उनको खदेड़ा, मगर इसका ढिढोरा पीट दिया। ये होता चला आ रहा था 30 साल से। बर्मा म्यांमार मतलब नाराज हो गया। ये बातें आपस में होती, ये अपना अपना पराक्रम कि हमारे को जो किसी ने नहीं किया था वो हमने किया, हमने दूसरे के देश में घुस के और वहां से आतंकवादियों को निकाल रहे हैं। ये बातें बहुत ही बचकानी। आज जितने अपने आसपास के देश, पड़ोसी देश या सुपर पावर उल्टी करें, अब तक जो कुछ हुआ है उसमें मैं समझता हूँ ज्यादा विफलता है, कम सफलता है। जनता की अपेक्षा ये आज जिस तरीके से जन जन ने, स्वयं मैंने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दिया, कानपुर की जनता ने जिस तरीके से बोली मनोहर जोशी जी को, लोगों से बात करेंगे तो लोग कहते थे कि हम जोशी जी को नहीं, हम नरेंद्र मोदी जी को दें। आप सब जानते हैं, हम सब ने दिया, मगर हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति हुई। अच्छे दिन आएंगे, दाल 200 रुपए किलो बेचते थे। पिछले साल अप्रैल में फसल खराब हो चुकी है अरहर की, मालूम था। अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक न तो कोई छापेमारी हुई, न स्टॉक के बारे में हुआ, न इम्पोर्ट्स के बारे में कोई पॉलिसी की। कांग्रेस को जितनी ज्यादा गाली दे और बहुत सारी चीजों में गाली देने का काबिल है। मैं किसी पक्ष का नहीं, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ऐसी चीजें जब होने लगती थी तो उस समय कि जनता को भी, कंज्यूमर को भी सही दाम पे चीजें मिल जाए, इंपोर्ट वगैरह की समय से व्यवस्था होने लगी। लीकेजेस तब भी थे, लीकेजेस अब भी है, मगर मिसमैनेजमेंट जिस तरीके का इस समय हुआ, डेलिबरेट था, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए था या नहीं था, ये तो नहीं कह सकते। वो तो समय बताएगा। जैसे CWG और घोटाले जिस समय हो रहे थे तब नहीं मालूम था, उसके 2-4 साल बाद ही पता चले। तो समय बताएगा कि इसमें कितनी बात सत्यता थी कि दाल के प्राइसेस इतने क्यों बढ़ गए, जो कंट्रोल किए नहीं बात। उत्पादन कम हो तो उसके हरदम इंपोर्ट के बेसिस रहते हैं। समय से इंपोर्ट आ जाते हैं तो आज ही तो नहीं आ जाएगी दाल, 2 महीने लगेंगे, शिप से आने में लगेंगे, उसके टेंडर फाइनल करने में लगेंगे। तो टाइम से तो जनता की अपेक्षाएं जो थी, ये तो क्या पूर्ति की बात नहीं है, इसमें बात मैनेजमेंट की है, मगर कुल मिला के अपेक्षाएं जनता की थी कि देश में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, ऐसा कोई लोग न कहें जिससे कोई वर्ग को असंतोष हो, न्याय का वातावरण व्याप्त हो। लोगों ने ऐसे कुछ किए। मैं जानता हूं कि सरकार की कर्तव्य ये मंशा नहीं होगी, न श्री नरेंद्र मोदी की, मगर जब ऐसे कटुवचन बोले जा रहे हों तो उसी समय उसको रोकना चाहिए। ये अपेक्षा है जनता की।
बात खत्म हो जाएगी। वो चीज हुआ, मगर अगर मौनम स्वीकृत लक्षण वाली बात दिमाग में लोगों के घर तक गई तो उसको निकालना मुश्किल होता है। फिर आप जब भी कहते रहे, आप हंसी उड़ाते रहे कि लोग पुरस्कार वापसी कर रहे हैं, सब नाटक है। अरे एक का हो सकता है, दो का हो सकता है, सारे के सारे जो एक से एक बढ़ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने वो सब पीड़ित हो रहे हैं। इसका मतलब इमेज खराब जा रही, परसेप्शन ही खराब हो रहा है कि सरकार चुप क्यों है। इसलिए है कि शायद उनका मौन समर्थन है इन सब बातों। इन अपेक्षाओं, जनता की अपेक्षाएं, जनता शांतिपूर्वक ढंग से रहना चाहती, जनता अपनी बेरोजगारी में कुछ कमी देखना चाहती है, वहां होते हुए जनता दामों पे कंट्रोल चाहती है, वहां पे भी हम फेल हुए। और ये तब जबकि $110 बैरल, $120 बैरल का जो ऑयल था वो $30 पे आ गया, शायद 20 हो जाए, हम उसका एडवांटेज नहीं ले सकते। तो जनता तो त्रस्त हो रही है। नियंताओं को, शासन लोगों को मालूम हो या नहीं हो, उनके साथ पास घुड़सवारी करने वाले बहुत से लोग होंगे, मगर जनता ये जो सोचती है मैं वो बोल रहा हूँ। तो ये जनता की अपेक्षाएं, मैं समझता हूँ कि अब तक देश के शासक थे, क्योंकि हम 50 साल की बात तो यहाँ पे हिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, जो वर्तमान में है उसी की बात कर रहे हैं। मैंने पूछा भी था दीक्षित जी से कि भाई आपका इस विषय का मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया था क्या जनता सोचती है विदेश नीति के बारे में, देश के अंदर कूटनीति के बारे में। यही प्रकाश है। आज क्या हो रहा है, तो आज जो हो रहा है मैं उससे बेहद अप्रसन्न हूँ। लगता है कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अगर ये बातें कहीं पहुँचेंगी ऐसे लोगों के पास जिनके पास इसे सुधारने का की शक्ति है, तो निश्चित तौर पे देश को लाभ होगा। धन्यवाद।